करता हूँ बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 12वीं इतिहास के प्रथम अध्याय ईटे मन की हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड किए जा चुके हैं। अब पार्ट 4 पे हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं। कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे, तो उसको ध्यान में रखकर ये वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसे देखते हैं। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है सभ्यता का अंत। तो अब इस टॉपिक में ये समझना है हमें कि सभ्यता कैसे खत्म हो गई, हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि कोई भी चीज़ शुरुआत होती है उसका, तो अंत भी होता है। तो ये इसका अंत कैसे हो गया, इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, फिर उसको समझा दूंगा। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। जैसे कि हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय अवधि थी वो थी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब ये 1800 का समय आ गया, तो ये खत्म हो रही है हड़प्पा सभ्यता। जैसे चोलिस्तान, क्योंकि यहाँ पर विकसित हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। विकसित का मतलब है अच्छी स्थिति में थे जो हड़प्पा स्थल पाए गए हैं। इसके साथ ही यहाँ से छोड़ दिया गया चोलिस्तान वाले इलाके से। अब जो आबादी है वो गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में बढ़ने लगी आगे। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। उत्तर हड़प्पा का मतलब है जो हड़प्पा सभ्यता थी जो 2600 से 1900 की अवधि में, उसके बाद जो कुछ हड़प्पा स्थल बचे इधर उधर, उसकी बात हो रही है उत्तर हड़प्पा। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। हड़प्पा स्थलों की कुछ संस्कृति थी उसमें बदलाव आया 1900 के बाद से। जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुएं, बांटों, मुहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। जो हड़प्पा सभ्यता थी 2600 से 1900 ईसा पूर्व हमने देखी थी, उसमें विशिष्ट पुरावस्तुएं थी, जैसे बाट थी, मुहर थी। सबके जो आकार होते थे निश्चित रूप में होते थे। लेकिन जब बाद में 1900 ईसा पूर्व के बाद 1800 का जब समय आया, तो हम देखते हैं कि जो बाट हो गए, मुहर हो गए, विशिष्ट मानक हो गए, समाप्त होने लग रहे हैं। लेकिन लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। जो लेखन हुआ करता था, लंबी दूरी का व्यापार हुआ करता था, शिल्प विशेषज्ञ हुआ करती थी, वो भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। जो घर बनाए जाते थे वो तकनीक बदल गई या खत्म हो गई। तथा बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। बड़ी बड़ी संरचनाएं बनती थी वो बंद हो गई। कुल मिलाकर पुरावस्तु तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। जो 1800 के बाद जो ये उत्तर हड़प्पा स्थलम जैसे कहा जा रहा है, तो उसे ग्रामीण जीवन शैली के उसमें तत्व देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो कि विकसित हड़प्पा सभ्यता थी जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच में जो पनपी थी, वो उसमें हम शहरी सभ्यता के तत्व देखते हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृति कहा गया। जो ग्रामीण जीवन शैली वाली संस्कृतियां थी, इनको उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति भी कहा गया। तो ये हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये देखते हैं ये परिवर्तन कैसे हुए। इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना और या मार्ग बदल लेना तथा भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। कहने का मतलब ये सारे कारण बताए गए हैं जिससे ये परिवर्तन हुए। जो चोलिस्तान वाला पढ़ाया था ना ऊपर, चोलिस्तान से जो आबादी है वो गुजरात, हरियाणा तरफ आने लग रही है, और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो अपने पतन की ओर जा रही थी। तो उसके पीछे ये कारण बताए गए। शायद जलवायु परिवर्तन हो गया हो, वनों की कटाई वगैरह हो रही हो, तो ये सब। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। फिर भी ये कहा जा रहा है कि जो कारण थे ये जलवायु परिवर्तन वगैरह, इससे कुछ कुछ सभ्यता की कुछ बस्तियां तो नुकसान हुआ होगा उनको, लेकिन पूरी सभ्यता का पतन हो गया ऐसा नहीं कह सकते हम। अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया। मोहरे, लिपि, विशिष्ट मानके तथा मृदभांड का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहर के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तनों ने इस तर्क को बल मिलता है। कहने का मतलब है जो हड़प्पा सभ्यता थी वो सुदृढ़ थी, उसमें एकीकरण के तत्व थे। एकीकरण का मतलब होता है एक जैसी वस्तुएं बन रही थी हर जगह पे, चाहे वो मानक हो, मनके हो, सॉरी मृदभांड हो, लिपि हो, मोहरे हो, सब एक जैसी बनती थी, एक रूपता थी उनमें। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता का जब पतन होने लग गया, तो हम देखते हैं ये जो सारी चीजें थी ये अलग अलग तरह से बनने लग गई। अब जैसे बोला जा रहा है कि स्थानीय बांटों का प्रयोग होने लग गया। अब हर जगह के बांट जो थे वो अलग अलग होने लग गए, तो एक रूपता खत्म हो गई, एकीकरण के जो तत्व थे वो खत्म हो गए। इसलिए ये अंदाजा ये लगाया जाता है, ये बात को बल मिलता है कि इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हम देख सकते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा बस ये समझाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे, क्या क्या था। तो इसे पढ़ लेना, आप रीड कर लेना, ये मैंने लगा दिया था पेज। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कनिंगम का भ्रम। एक व्यक्ति थे कनिंगम, तो उनको कोई भ्रम था, तो वो पढ़ते हैं हम उनका भ्रम क्या था, उनकी क्या सोच थी, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लगा दिया आपकी, ये टॉपिक लगा दिया आपकी स्क्रीन के ऊपर।
तो यहां से भी आप रीड कर सकते हैं। इस पे मैंने ये कनिंगम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर पर बनाया गया रेखा चित्र, एक मुहर थी और इस पे एक रेखा चित्र आप देख सकते हैं। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी लगाया हुआ है, जो मैंने ऊपर आपको टॉपिक दिखाया उसी में से एक क्वेश्चन मैंने बनाया था। ये एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी पूछ लेता है इसमें कि कनिंगम का भ्रम क्या था, तो देख लेते हैं उत्तर। कनिंगम जो कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। एक संस्था है भारत की जिसका नाम है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कहते हैं। ये जो संस्था है ये जो प्राचीन विरासत है, जो प्राचीन इमारतें हैं उसका रखरखाव करती है, उसका मेंटेनेंस करती है और उसकी कोई क्षतिपूर्ति ना हो उसको उस पर ध्यान देती है, ताकि जो पुरानी इमारतें हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, जो पुरानी विरासत है हमारी, उनको नुकसान ना पहुंचे, उनको सहज कर रखा जाए। तो कनिंगम इस संस्था के पहले अध्यक्ष थे, पहले जनरल थे, डायरेक्टर। तो उनका विचार यह था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी की सभ्यता से होता है, ना कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि सही नहीं था। तो जो कनिंगम थे उनका मानना था कि जो भारत का इतिहास शुरू होता है गंगा घाटी की सभ्यता से, जहां पर मगध वगैरह जो साम्राज्य बना था, आगे चलकर जब हम पढ़ेंगे। तो इनका मानना था गंगा घाटी से शुरुआत होता है इतिहास, ना कि सिंधु घाटी से। यही इनका भ्रम था यहाँ पर, ठीक है। भ्रम माने इनकी गलत फहमी थी इन्हें कुछ, जबकि भारत का जो इतिहास है सिंधु घाटी की सभ्यता से ही शुरू माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, 1 नंबर में आ सकता है, इसको ध्यान रखना। भ्रम क्या था और कनिंगम कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जो हाईलाइट कर रखा है ना, इसको ध्यान रखना। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ये 1875 में बनी थी, 1875 में ये संस्था का निर्माण किया गया था, तो ध्यान रखना, बहुत पुरानी है ये। अगला टॉपिक देखते हैं। जो अगला टॉपिक है उसमें बोला जा रहा है एक नवीन प्राचीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की और बात की जा रही है इसमें भी। इसको भी रीड कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं। और जो हाईलाइट किए हुए हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है। कालांतर में यानी बाद में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरें खोज निकाली। जैसे कि हम जानते हैं दयाराम साहनी ने सबसे पहले खुदाई की थी हड़प्पा में और मोहरें मिली थी उन्हें, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों संबंध थी, प्राचीन थी, जो कि अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। और राखल दास बनर्जी भी एक पुरातत्वविद थे जिन्होंने मोहनजोदड़ो से मोहरें खोज निकाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट था। जिससे अनुमान लगाया गया है कि दोनों पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, और मोहनजोदड़ो हो चाहे हड़प्पा हो, दोनों एक ही संस्कृति के भाग थे। इन्हीं व्याख्याओं के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। जो मैंने अभी संस्था बताई थी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, जिसके प्रथम डायरेक्टर थे कनिंगम, आगे चलकर 1924 में उसके डायरेक्टर बन गए थे जॉन मार्शल। और इन्होंने 1924 में सबसे पहले बार दुनिया में घोषणा कर दी कि एक नवीन सभ्यता की खोज की जा चुकी है, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो पेपर में आ सकता है। और इस पर मैंने एक एमसीक्यू भी बनाया, वो भी वीडियो डालूंगा अगली क्लास में, मैं जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। जैसा कि एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामी के पुरस्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा स्थलों पर मिली मोहरें जैसे पर तब तक पहचानी नहीं जा सकी मोहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली और यह भी कि वे मेसोपोटामी के समकालीन थी। कहने का मतलब एस.एन. राव जो है अपनी किताब में वो भी लिख रहे हैं कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इनकी बुक एस.एन. राव की, वो भी बता रहे हैं कि मार्शल ने जो है भारत को जहां पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। मतलब कहने का मतलब मार्शल ने ये घोषणा कर दी थी कि अब सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ पर है और ये मेसोपोटामिया की समकालीन है। समकालीन का मतलब मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता एक समय में ही थी दोनों, बस फर्क कितना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक में थी और ये इंडिया में थी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। यह पूछ सकता है पेपर में कि किसका काल जो था भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था, तो मार्शल का काल को माना जाता है, ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा, अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अतीत का पुनर्निर्माण कैसे किया जाता है पुरातत्वविदों द्वारा। जो अतीत है, जो पुरानी चीजें हैं जो मिलती हैं हमें, उसके कैसे पढ़ा जाता है उसको और किस आधार पर उसका इतिहास लिखा जाता है फिर। तो ये मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है, इसको आप रीड कर सकते हैं, हाईलाइट में जो हो रखा है। इसी पे मैंने एक क्वेश्चन भी बनाया है, उसको देखते हैं। ये एक क्वेश्चन मैंने इसी पे बनाया है खुद से, उसको ऊपर वाले को पढ़ के ये वाला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा।
जैसे इसे रीड करते हैं जरा। चर्चा कीजिए कि पुरातत्वविद किस प्रकार अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। इसमें बताना है कि जो पुरातत्वविद होते हैं वो कैसे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। ठीक है, जो अतीत की जो घटनाएं हैं उसको कैसे समझते हैं। तो पहला इसका पॉइंट देखते हैं। सॉरी, पुरातत्वविद निम्न प्रकार से अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, बहुत तरीके से करते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, हड़प्पाई लिपि द्वारा इस प्राचीन सभ्यता की जानकारी प्राप्त न होने के कारण केवल भौतिक साक्ष्यों से ही हड़प्पाई जीवन को पुनर्निर्मित करने में सहायक हुए हैं। कहने का मतलब है हड़प्पा की लिपि भी हमें मिली है, लेकिन उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए जो पुरातत्वविद है उन्हें भौतिक साक्ष्यों से ही हड़प्पाई जीवन को पुनर्निर्मित करने में सहायता मिलती है। भौतिक साक्ष्य का मतलब होता है ऐसी चीजें जिन्हें हम छूकर देख सकते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह मिल गई, कुछ हड्डियां वगैरह मिल गई, कुछ मृदभांड वगैरह मिल गए, मोहरें मिल गई, ये सब क्या है, भौतिक साक्ष्य हैं। जब ये मिलती हैं तो इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं, इनको समझकर फिर वो इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं पुरातत्वविद। अगला पॉइंट, इन वस्तुओं में कपड़ा, लकड़ी तथा सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सड़ जाते हैं। ठीक है, उस समय में क्योंकि ये 4000 साल पुरानी सभ्यता है, इसलिए वहां पे जो कपड़ा लकड़ी वकड़ी होगी, जो सरकंडे होंगे, वो सब सड़ जाते हैं। क्योंकि कपड़े की भी लिमिट है, लकड़ी की भी लिमिट है, घुन लग जाता है लकड़ी में, टर्माइट वगैरह, तो वो उसे सड़ा देती है। लेकिन पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु की वस्तुओं से अतीत की जानकारी मिलती है हमें। लेकिन जो पत्थर है बड़े बड़े, जैसे मैंने पढ़ाया था जब, कार्नेलियन का पत्थर, लाजवर्द मणि, स्फटिक, जैस्पर वगैरह, जो भी ये पत्थर वगैरह मिलते हैं, तो ये हमें इतिहास का निर्माण करने में मदद देते हैं। और पक्की मिट्टी जो हो गई, मिड मूर्तिज हो गई, टेराकोटास वगैरह मिली हैं, धातुएं मिली हैं, प्योन्स का मैंने दिखाया था, लघु पात्र, कोई भी धातु हो तो वो तो सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं धातु, जाहिर सी बात है। तो इसलिए उससे मदद मिलती है इतिहास को जानने में। थर्ड पॉइंट, पुरातत्वविद खोजों का वर्गीकरण करते हैं और उसमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर तथा उपयोगिता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। कहने का मतलब है पुरातत्वविद जब खुदाई करते हैं, उत्खनन करते हैं, तो उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती है। तो उन बहुत सारी चीजें जब मिलती हैं तो वो उनको वर्गीकृत कर देते हैं। वर्गीकृत का मानने का मतलब है कि मोहरें कहां से मिली हैं, मृदभांड कहां से मिले हैं, ठीक है, और धातुएं कहां से मिल रही हैं। तो जहां से मिल रही हैं उनको अलग करके वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे, और फिर उनकी उपयोगिता समझते हैं, किस उपयोग में ली जाती होंगी ये, फिर उसके आधार पर वो मूल्यांकन करते हैं, फिर बताते हैं कि ये वस्तु इस लिए प्रयोग में लाई जाती होगी। तो ध्यान रखना इस बारे में। ठीक है, सब चीजों को बांट देते हैं, कहने का मतलब है जहां जहां से जो चीजें मिल रही हैं, मोहरे, मनके, मृदभांड, मृद मूर्तियां, जो भी मिल रही हैं, जो मिलती हैं चीजें, उसको फिर वो वर्गीकृत करके समझने का प्रयास करते हैं। वर्गीकृत का मतलब है बांट देते हैं चीजों को, कि अमुक चीज कहां से मिली है, जहां से मिली है फिर वहां से समझने का प्रयास वो करते हैं उन चीजों को, कि ये किस प्रयोग में लाई जाती होगी चीज जो ये यहां से प्राप्त हुई है हमें। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बारे में। चौथा पॉइंट, पुरातत्वविद अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे पहनावे के बारे में, मूर्तियों के चित्रण से जानकारी प्राप्त करने का प्रयोग भी करते हैं। अप्रत्यक्ष साक्ष्य जैसे पहनावे के बारे में बात कर रहे हैं यहां पर, जैसे कि मैंने बताया मूर्तियां वगैरह भी मिली हैं, तो उन मूर्तियों को समझने का प्रयास किया जाता है, कि उन मूर्तियों के आधार पर यह समझने का प्रयास किया जाता है कि कौन से वो कपड़े वगैरह पहना करते होंगे अपने समय में। तो ये सब चीजें पुरातत्वविदों को हेल्प करती हैं समझने में। तो अंत में आप लिख सकते हैं, इस प्रकार पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो एंड में ये वाली लाइन लिख देना, जब भी आंसर लिखो, पॉइंट्स हो गए, जैसे 3 नंबर में पूछ सकता है आपसे ये, तो 3 पॉइंट बता दिए आपने इसके, और जब बताने के बाद चौथा पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन जरूर जोड़ा करो एंड में, कि इस प्रकार पुरातत्वविद अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं, कुछ भी लिख सकते हो उसमें, लास्ट लाइन जरूर जोड़ा करो लेकिन। ठीक है, अब आगे खोजों का वर्गीकरण। ठीक है, ये देख लो, ये वाला पॉइंट जो मैं समझा रहा था आपको, कि वो जो भी उन्हें चीजें मिलती हैं उसको वो वर्गीकरण कर देते हैं। वर्गीकरण माने बांट देते हैं चीजों को, अलग अलग रखकर समझते हैं चीजों को। जैसे इसको देख लेते हैं, रीड कर देता हूं मैं। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। जैसे जैसे चीजें उन्हें मिलती जा रही हैं उन चीजों को बांटते जाते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों, अथवा अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। कोई चीज मिली है तो उन्हें समझना पड़ता है कि ये पुरावस्तु क्या है, ये औजार है या आभूषण थी ये, या फिर इसका प्रयोग अनुष्ठानिक प्रयोग में लिया जाता था। तो ये समझना होता है। ठीक है, उन्हें तो बहुत ही अच्छे से उन्हें समझना पड़ता है इस चीजों को। आगे, किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त
वस्तुओं में उनकी समानता पर आधारित होती है, जैसे मन के चक्कियां, पत्थर के फलक तथा पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण है। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में, कब्र में, या फिर भट्टी में। कोई वस्तु अगर उन्हें मिल रही है, कहीं पर घर में मिल रही है, तो फिर वो समझने का प्रयास करते हैं कि घर में किस प्रयोग में लाई जाती होगी। नाले में मिल रही है तो नाले में मिली है, तो क्यों नाले में मिली है, ठीक है। और कब्र में मिली है, जैसे सावधानों का मैंने दिखाया था एक फोटो, तो सावधानों में मिलने से कुछ वस्तुएं, ये अनुमान लगाया गया था कि जो हड़प्पावासी क्या करते थे, जो मर जाते थे उनको दफन करने के बाद उनकी बहुमूल्य वस्तु उन्हीं के साथ दफन कर देते थे। और फिर भट्टी में मिली है क्या, तो क्या नहीं, मतलब जो वस्तु जहां मिल रही है उसकी वही वहां पर उपयोगिता समझी जाती है कि ये वस्तु यहाँ पर क्यों मिल रही है और उसकी यहाँ पर क्या उपयोग रहा होगा। तो इस प्रकार जो पुरातत्वविद है समझने का प्रयास करते हैं, खोजों का वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग करके चीजों को समझते हैं। आगे व्याख्या की समस्याएं, यहां पर व्याख्या की समस्या इस टॉपिक में ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी भी चीजें मिली हैं जिनकी व्याख्या करना अभी भी समस्या रही है, जिनकी व्याख्या करना अभी समझ में नहीं आ पा रहा है कि पुरातत्वविदों को ये वस्तु क्या थी क्या नहीं थी। जैसे यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है मैंने, पुरोहित राजा की एक मूर्ति थी वो, ठीक है, विशाल स्नानागार वगैरह, ये सब इनको थोड़ा सा अभी समझने में मुश्किल हो रही है अभी भी, ठीक है। व्याख्याएं की जा रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ कह रहा है, अभी भी एक सहमति नहीं बन पा रही है पुरातत्वविदों के बीच में। तो ये हमने देखा। और इसमें फिर आगे जब पढ़ रही है, मैं जहां पे स्क्रीन चल रही है यहाँ पर, तो यहां पर बताया जा रहा है कि धार्मिक विश्वास क्या थे हड़प्पा वासियों के, जैसे आज हमारे धार्मिक विश्वास हो सकते हैं, तो उस प्रकार हड़प्पा वासियों के भी क्या धार्मिक विश्वास थे। इस बारे में एक प्रश्न मैंने लगाया आपके लिए, इसी में से बनाया है वो, ये एक प्रश्न लगाया है, इसको देखते। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं। जो मोहरें मिली हैं वहां पर, तो उनके आधार पर धार्मिक विश्वासों का पता लगाया जाता है। जैसे एक मोहर मैं दिखाना चाहूंगा आपको आगे, ये मोहर मिली है, देखो एक, इसे ध्यान से देखो, ये एक मोहर है जिसका नाम डाल रखा है यहां पर, एक आद्य शिव मोहर कहा जा रहा है इसे, आद्य माने पुरानी। और ये इसको देख सकते हैं, आलती पालती मार के बैठे हैं यहाँ पर एक व्यक्ति, और उनके आसपास देखिए जानवर वगैरह हम देख सकते हैं, वृषभ हो गया, बाघ हो गया, हाथी हो गया, और ये यहां पर गेंडा हो गया एक सिंग वाला। तो इस मुहर के आधार पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि शायद हो सकता है ये शिव हो और शिव की वो पूजा करते हो हड़प्पावासी। तो ये ऐसे बात की जा रही है, अभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप देखते हैं दोबारा। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं। मोहरें निम्न तरीके से सहायक हो सकती हैं धार्मिक विश्वासों को बताने में। जैसे पहला पॉइंट, मोहरों पर बने अनुष्ठान के दृश्यों से धार्मिक आस्था और प्रयासों का अनुमान लगाया जाता है। जो मैंने मोहर दिखाई थी उस पर अनुष्ठान की मुद्रा में बैठे हो व्यक्ति, तो उससे पता लगाया जा रहा है कि धार्मिक आस्थाएं वगैरह दिख रही हैं उनकी, वहां पे प्रयासों का अनुमान लगाया जाता है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट, मोहरों पर एक सींग वाला जानवर कल्पित है। मैंने दिखाया था मोहर पर एक सींग वाला जानवर भी था, परंतु पालती मानकर बैठे हुए योगी को आद्य शिव माना गया है। जो पालती मानकर बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनको योगी आद्य शिव कहा गया है। तीसरा पॉइंट, मोहरों पर पेड़ पौधों के उत्कीर्णन से प्रकृति की पूजा का संकेत प्राप्त होता है। जो मोहर दिखाई थी मैंने, उसमें पेड़ पौधे भी साइड में आपको दिख रहे होंगे। उत्कीर्णन माने जो उस पर लगे हुए हैं, जो खुदे हुए हैं जो पेड़ पौधे, तो उससे यह संकेत मिलता है कि यहाँ पर प्रकृति की पूजा शायद हुआ करती हो, ठीक है। और चौथा, एक स्त्री की मृण मूर्ति को पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में दिखाया गया है। एक स्त्री की मृण मूर्ति मिली है जिसे पृथ्वी देवी या मातृ देवी के रूप में देखा गया है। जैसे ये फोटो देख सकते हैं, ये इस फोटो को कहा जा रहा है कि ये एक मातृ देवी थी, ऐसा कहा जा रहा है। ये इन्हें पृथ्वी देवी कहा जा रहा है, ठीक है। फिर भी अंत में हम कह सकते हैं कि अभी भी इसको लेकर, धार्मिक विश्वासों को लेकर इतिहासकारों में, पुरातत्वविदों में एक सहमति नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बारे में। ये भी एक अनुमान ही है अभी भी कि ये धार्मिक उनके विश्वास थे या नहीं थे, ये आद्य शिव की ये मोहर है या नहीं है, या कोई व्यक्ति तो नहीं बैठे हैं ऐसी। तो ये भी अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है, प्रयास अभी भी जारी हैं। तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। धार्मिक विश्वासों को लेकर एक सहमति नहीं है पुरातत्वविदों में भी, सबकी अलग अलग व्याख्याएं आ रही है। तो ध्यान रखना इस बारे में। इस पर एक लाल जो बॉक्स में लिखा गया है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। लिंग उस परिष्कृत पत्थर को कहा जाता है जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती थी, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, लाल डब्बे वगैरह पढ़ लेना थोड़ा सा, ये पेपर में कभी आ सकता है एक नंबर वगैरह में। अब आगे बढ़ते हैं। एक नीला बॉक्स है आपके किताब में जिसमें लिखा है अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली।
ठीक है, इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं। इस तरह के जो बॉक्सेस हैं, ये नीले बॉक्सेस जो हैं, ये गद्यांश टाइप, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ये पूरा आ जाएगा और नीचे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उन 3 क्वेश्चनों को आपको देना होगा इसको पढ़कर। तो इसलिए इसको पहले से रीड कर लेना, ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको पता हो कि हमने पहले ही इसे पढ़ रखा है और हमें ये तो आता है, तो हम कर पाए इसे। देख लेते हैं इसे भी थोड़ा सा। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, क्या बोल रहा है, मैं रीड कर देता हूँ इस पर हल्का सा। नालियों के विषय में मैके लिखते हैं। मैके एक पुरातत्वविद है, वो नालियों के बारे में बता रहे हैं जानकारी। निश्चित रूप से ये अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे और इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी। यह पुरातत्वविद का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। ठीक है। अर्नस्ट मैके, इनकी जो जो किताब है उसमें लिखा है इन्होंने, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में मिली हैं। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो हम देख सकते हैं इस प्रकार इन्होंने नालियों के बारे में बताया है कि हड़प्पा सभ्यता में नाली वगैरह बनाई गई थी, रेत वगैरह का इस्तेमाल हुआ है, ईंटों का प्रयोग किया गया है, कैसे नालों को ढका जाता था ईंटों से, फिर बाद में ईंटें हटाकर उसकी सफाई की जाती थी। तो ये बता रहे हैं उसको, और सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली इसे कह रहे हैं। इसी पर एक क्वेश्चन मैंने बनाया था, उसको देख लेते हैं एक बारी। जो हमने पढ़ा उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है, ये पेपर में भी आ सकता है। क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? अपने उत्तर के कारण बताइए। तो इस प्रश्न में पूछना चाह रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो जल निकास प्रणाली थी वो नगर योजना की ओर संकेत करती है कि नहीं। जल निकास प्रणाली का मतलब होता है कि जो जल वगैरह निकलता था वो कैसे जाता था, उसकी निकासी कैसे थी, तो ये इसमें पूछना चाह रहा है। तो उत्तर है हाँ, हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना देखी जा सकती है। इसके निम्नलिखित कारण थे। हड़प्पा सभ्यता में नगर योजना थी, हम जानते हैं शहरी सभ्यता कहा गया है उसे, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, वो शहरी सभ्यता थी। ध्यान रखना, पहला पॉइंट। शहरों में सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके आसपास आवासों का निर्माण किया गया था। कहने का मतलब है सड़कें और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। ग्रिड पद्धति का मतलब है कि दोनों सड़कें और नालियां दोनों होती थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई दिखे, और ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। तो याद रखना, ठीक है। और फिर उनके आसपास आवासों को बना दिया गया, घरों का निर्माण कर दिया गया। जैसे अपने हम घर भी देख सकते हैं, घर है, नाली है, फिर गलियां हैं, सड़कें हैं। तो इस प्रकार उन्होंने भी बनाने का प्रयास किया था। हमसे उच्च कोटि की थी, उनकी अच्छी क्वालिटी की थी, तो ध्यान रखना इस बारे में, ठीक है। दूसरा, मैके पुरातत्वविद के अनुसार निश्चित रूप से जल निकास प्रणाली अब तक की खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है। तो मैके जो पुरातत्वविद है वो बता रहे हैं कि जो जल निकास प्रणाली थी वो सच में अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली है, जो हड़प्पा सभ्यता में जो खोजी गई है। तीसरा पॉइंट, मुख्य नाले ईंटों से बने हुए थे और ऐसी ईंटों से ढके हुए थे जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सकता है। जो मुख्य नाले थे, जो मेन जो नाले होते थे, वो ईंटों से ढके हुए थे और उन्हें सफाई के लिए फिर हटाया भी जा सकता था। ईंटों से परमानेंट बंद नहीं होते थे, वो ईंटों से ढक दिए जाते थे ताकि समय समय पर उनकी सफाई की जा सके और सफाई के लिए उन्हें हटाया जा सके। तो ये तीसरा पॉइंट था। और चौथा पॉइंट, बहुत लंबे नालों में कुछ दूरी या अंतरालों के बाद सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी और बहुत दूरी दूरी पर क्या कर रखा था, इन नालों के पास हौदियां भी बनाई गई थी सफाई के लिए, कि नालों का जो जल है वो हौदियों में चला जाए, फिर हौदियों से उसको सफाई की जा सके उसकी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। तो ये सारी जो उपयुक्त बातें हैं, इससे क्लियर होता है कि वो एक नगर योजना की ओर संकेत करती हैं सारी बातें। अब आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को पढ़ लेना आप, इसको, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अब एक और लगा दिया था मैंने, ये बॉक्स जो था आपका ब्लू बॉक्स, हड़प्पा की दुर्दशा हो गई। क्या हो गई? दुर्दशा। देखते क्या मतलब। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंटें चुराने वालों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहते हैं, ये पेपर में आ सकता है आपसे,
कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो कनिंघम है, अलेक्जेंडर। पेपर में आ सकता है। ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई हैं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कई बेहतर संरक्षित था। कहने का मतलब है, अलेक्जेंडर कनिंघम बता रहे हैं कि जो यहाँ पर हड़प्पा की जो ये ईंटें वगैरह थी, इसको बर्बाद कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया है, और लोग वो जो है चुरा गए, चुरा के लेके भाग गए, वगैरह वगैरह बातें हो रही हैं इसमें। और मोहनजोदड़ो की फिर भी अभी बेहतर स्थिति में है संरचना है, तो ये बताया जा रहा है, इसलिए इसकी दुर्दशा हो गई हड़प्पा की। अगला पॉइंट, दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग होता था, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्तियां किलेबंद थी। ये पूछ लेगा पेपर में कि धौलावीरा तथा लोथल में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। पूरी बस्तियां किलेबंद कहां पर थी, तो इन दोनों के जगह के नाम बताने होंगे। तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। ठीक है, तो ये दुर्ग के बारे में थोड़ी जानकारी है, इसे पढ़ लेना। अगला पॉइंट, हाँ ये वाला है, ये लाल बॉक्स जो है। समन एक शब्द आ रहा है, समन माने क्या होता था। समन में महिला और पुरुष होते थे जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते थे। मतलब ऐसे लोग थे वो कि मानते थे कि दूसरी दुनिया से उनका संपर्क है, उससे बात करा सकते हैं, तो ये दावा करते थे वो ऐसा। ठीक है, और ये देख सकते हैं मोहरे वगैरह मिली हैं यहाँ पर कुछ, ये मोहरे मिली हैं, यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया है। ये मैके बता रहे हैं इसके बारे में भी कि यहाँ पे कुछ मोहरे मिली हैं, लाल मणि, जैस्पर वगैरह, चाल सैडनी, अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकु वगैरह मिले हैं यहाँ से, ये सब, तो ये ध्यान रखना है इन्हें। और अंत हो रहा है इस चैप्टर का, बस अब ये वाला पॉइंट हो रहा है, इसको देख ले थोड़ा। सच में ये स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं। जैसे कि बताया जा रहा है कि लिपि की जो जानकारी है अभी तक हमें पूरी नहीं स्पष्ट हो पाई है, जो पढ़ी नहीं गई है वो, इसलिए। ठीक है, यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। अगर कोई और अभिलेख भी मिले द्विभाषा वाला तो शायद हम जान भी पाए। तो लिपि अभी नहीं समझ में आई है। ठीक है, और जो ये टिक लगा है नीचे वाला जो हाईलाइट कर रखा है, इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अनसुलझे हैं अभी, जिनके उत्तर नहीं मिल पाए हैं पुरातत्वविदों को ठीक प्रकार से। वो देखते हैं कौन से प्रश्न है। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? जो विशाल स्नानागार मेला, क्या उधर अनुष्ठान हुआ करते थे? अभी भी क्वेश्चन मार्क है। अनुष्ठान माने पूजा पाठ पद्धति के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो। दूसरा, साक्षरता कितनी व्यापक थी? ठीक है, कि अगर हड़प्पा सभ्यता, जैसे हमें पता है कि वहां पे लेखन कला थी, तो पढ़े लिखे लोग थे, तो साक्षरता कितनी थी ये नहीं पता अभी। हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? जो कब्रिस्तान में जो सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखती हैं हमें? स्त्री पुरुष संबंधों में से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। क्या महिला मृदवान बनाती थी? शिल्प कार्य कौन करता था, या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी जैसे कि आजकल? दूसरे शिल्प कर्मियों के कार्य क्या थे? नारी मणिमूर्तियों का क्या उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं। अन्वेषण माने खोजबीन, और ये भविष्य में होने वाले कार्यों के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। कहने का मतलब कुछ ऐसे प्रश्न है जिनके उत्तर अभी नहीं मिल पाए हैं। अभी भी रिसर्च वगैरह चलती रहती है। ठीक है, अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है, कामकाज चल रहा है इस पर। पुरातत्वविद हैं जो वो अपना ध्यान लगा रहे हैं इस पर और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस चीज में इसका प्रयोग लिया जाता हो। अब आगे बढ़ते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे और चित्र है, पक्की मिट्टी की खिलौना गाड़ी वगैरह है, ये देख सकते हैं। इस तरह के चित्र, इस तरह के वो बनाया करते थे, खिलौने वगैरह बना रहे हैं वो लोग। अब काल रेखा है, ये इंपॉर्टेंट है, खत्म हो गया बस, ये तो खुद भी पढ़ सकते हैं आप, फिर भी मैंने लगा दिया था। काल रेखा एक, आरंभिक भारतीय पुरातत्व के प्रमुख कालखंड क्या है? 20 लाख वर्ष पूर्व वर्तमान से पूर्व निम्न पुरापाषाण काल था। पुरापाषाण का मतलब होता है कि उस समय का युग जब पत्थर वगैरह बनाना सीख गया था मानव वगैरह, मोटे मोटे पत्थर बनाता था, पूरा आग वगैरह की खोज वगैरह कर ली थी, ये समय वो है। 80,000 मध्य पुरापाषाण युग, 35,000 उच्च पुरापाषाण युग, ठीक है, 12,000 मध्य पाषाण युग। मध्य पाषाण मतलब मीसोलिथिक जिसे कहते हैं, छोटे छोटे पत्थर वगैरह बनाना शुरू सीख लिया था उसने। और 10,000 का जब समय आया तो नवपाषाण का समय शुरू हो गया, जिसमें आरंभिक कृषक तथा पशुपालक देखे जा सकते हैं। कृषि वगैरह थोड़ा सीख गया वो, पशुपालना सीख गया। और जो ऊपर के जो युग थे मध्य पाषाण पुरापाषाण, उसमें वो कृषि वगैरह नहीं किया करता था इतना, ठीक है, पशुओं पर निर्भर था पूरी तरह से, वो उन्हीं को खा जाता था मार पीट के। ठीक है, मानव की ये पूरी यात्रा है। और 6,000
ईसा पूर्व में ताम्रपाषाण तांबे का पहली बार प्रयोग देखने को मिलता है 6000 में। 2600 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता जो मैंने बताया था। और 1000 ईसा पूर्व में आरंभिक लौह काल है, महापाषाण सावधान है। सावधान माने बड़े बड़े जो कब्र वगैरह मिली है, महापाषाण माने बड़े बड़े पत्थरों से की। 600 से 400 ईसा पूर्व आरंभिक ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो ये समय है, थोड़ा सा देख लेना इसे, बस ऐसे लगा दिया था ये। और ये एक और काल रेखा है। हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण। 1875 में हड़प्पाई मुहर पर कनिंगन की रिपोर्ट आती है 75 में। 1921 में माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन का आरंभ हुआ। 1925 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन का प्रारंभ हुआ। 46 में व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन हुआ। 1955 SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ। जिस पर टिक लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो हाईलाइट हो रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो पूरा ही है, लेकिन जो हाईलाइट है उन पर ज्यादा ध्यान देना है। 1960 बीबी लाल तथा बी के थापर के नेतृत्व में कालीबंगा में उत्खननों का आरंभ। ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर ने कालीबंगा में उत्खनन किए, खुदाई करी, और राव ने लोथल में करवाई। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ। 1980 में जर्मन इतालवी संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषणों का आरंभ। 1986 अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ। और 1990 इंपॉर्टेंट RH बिस्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खननों का आरंभ। तो इससे ये हमें पता चलता है कि समय समय पर खुदाई हो रही है, आज भी चल रही है खोजबीन वगैरह, और आज भी इतिहासकार है जो उसे पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो पुरातत्वविद अपना काम कर रहे हैं। तो ये हम देख सकते हैं इस चरण के द्वारा। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये सारा हमने देखा, क्या क्या देखा एक बार देख लेते हैं। ये काल रेखा देखी हमने, काल रेखा 2, काल रेखा 1। ये खिलौना गाड़ी देखी हमें मिट्टी की। ये कुछ क्वेश्चन थे, अनसुलझे थे, वो देखे। उसके बाद ये देखा एक ये फोटो थी जो मौर्य लिंग, कमन वगैरह देखा, दुर्ग के बारे में थोड़ा देखा। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा की दुर्दशा हो गई, इस पे बारे में देखा। जल निकास प्रणाली के बारे में पढ़ा, नगर योजना क्यों संकेत करती है कि नहीं करती, ये वाला क्वेश्चन देखा। फिर ये देखा अब तक खोजी गई सबसे प्राचीन प्रणाली, मैके ने क्या बोला। फिर ये कुछ मोहर वगैरह देखी, लिंग वगैरह देखी, ये परिभाषा देखी इसकी। आद्य शिव की मोहर देखी, माता देवी वाली ये देखी फोटो। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखा था धार्मिक विश्वासों के बारे में, मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं। व्याख्याओं की समस्याओं पे एक ये फोटो हमने देखी थी, ये लगा दिया था जो मैंने चित्र। खोजों का वर्गीकरण पढ़ा हमने। पुरातत्व किस प्रकार अतीत का निर्माण करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमने देखा, इसका उत्तर जाना। और अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या है, ये वही वाला था। एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में देखा, इसमें हमने जॉन मार्शल ने क्या बोला, कौन सी सभ्यता की घोषणा करी उसने, ये सब हमने जाना। कनिंघम का भ्रम क्या था ये देखा। कनिंघम का भ्रम पे ये मैंने एक फोटो लगा दी थी किताब की। ठीक है, क्या सभ्यता का अंत हमने देखा था, यहां से शुरुआत की थी हमने। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं ये हमने किया। इसको पढ़ लेना, थोड़ा सा इसे समझ लेना, जहां जहां इंपॉर्टेंट लगे पॉइंट्स वो लिख भी लेना कॉपी में। और ये लेक्चर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही हो, क्लियरिटी से बहुत ज़्यादा नहीं आ रही हो, तो थोड़ा मैनेज करना, कॉपरेट करना, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं है जितने उससे काम करने की कोशिश कर रही जा रही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर समझ में आया है तो लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करना, अच्छा ना लगे तो। और बाकी शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करके बताना कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या समझ में नहीं आया, उसे लिखना कमेंट बॉक्स में। और पढ़ते रहना ऐसे ही अच्छे से, कॉपी किताब लेके बैठा करो जब भी पढ़ो। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।